वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल मॉक टेस्ट पेपर 1 पार्ट 2 आप लोग के लिए लेकर आई हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं ये सारे, ठीक है ना। और पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा वहां से, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको ये देखना है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है और उस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आएगा, सेम नहीं रिपीट होगा बट उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो है वो नेट जेआरएफ की जो ट्रिक है जो ये लोग करते हैं। आप लोग पीवाईक्यूज रट के चले जाते हो, वो लोग पीवाईक्यूज तो नहीं सेम रिपीट करेंगे बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा हाइएस्ट लेवल की बतानी है आपको कॉग्निटिव एबिलिटी। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर कौन सा है? नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और इवेलुएटिंग। आपको याद रहना चाहिए ये पूरा चार्ट है, टेक्सोनॉमी है पूरी, ये वही से क्वेश्चन पूछा गया है बस। जिससे पूछा गया सबसे हाईएस्ट पे कौन सा होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं सबसे लोएस्ट, पहले याद रखिए नॉलेज, इसको याद करने का तरीका के नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन सी, फिर आपका होगा ए स्क्वायर यानी 2 ए लगेंगे, एप्लीकेशन और एनालिसिस, फिर आपका होगा एस सिंथेसिस, ठीक है, फिर होगा आपका ई इवेलुएटिंग, ठीक है। इसको याद करने का निमोनिक्स मैं आपको बता देती हूँ। के सी जो मैंने याद किया था वही मैं आपको बता रही हूँ। के सी, ए का स्क्वायर क्योंकि 2 ए है, ठीक है, और एस ई नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेलुएटिंग। जो सबसे ऊपर का पूछा गया था तो मैंने अभी आपको बोला सबसे ऊपर जो है वो इवेलुएटिंग आता है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जहां पर जो स्टूडेंट है वो अपना दिमाग लगा के सब कुछ सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूल्यांकन करना, इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टेक्सोनॉमी याद करके जाइएगा सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। आपको बताना है एक्शन रिसर्च, जो कि इमीडिएटली और टेम्पररी अगर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं हम लोग, वहां पे एक्शन रिसर्च का जो है वो नाम बोला जाता है। तो इसका एक पूरी साइकिल है जो आपको बतानी है यहाँ पर। रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, पूरा साइकिल है, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लीजिए प्लीज, मैं हिंदी में कर देती हूँ ऊपर। गतिविधियों का कौन सा समूह क्रियात्मक अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं हिंदी में भी, तो जिनको हिंदी में जो एग्जाम्स देने वाले हैं वो आप हिंदी में दीजिए और जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू ही है आपका। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है यहाँ पर? प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 4, शायद मैंने यहाँ पे चार्ट इंक्लूड नहीं करा है या तो मिस हो गया, वैसे मैंने लिया था चार्ट बट ठीक है कोई बात नहीं है। मैं ड्रॉ तो नहीं, मतलब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले होता है प्लान। अगर आप कोई भी बेटा चीज करने जा रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके रिसर्च के अंदर, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं मैम? प्लानिंग ही तो करेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। फिर हम करते हैं एक्ट। एक्ट का मतलब, अब जो आपने बेटा प्लानिंग करी है ना, सोचिए उसको एग्जीक्यूट करो। उसको क्या करो? एग्जीक्यूट करो, उसको एक्शन में लेकर आओ। फिर उसके बाद ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब जो आपने चीज वहां पे लगाई है, यानी आपने जो अभी एक्शन किया है, आपने जो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया है, अब उसको मॉनिटरिंग करो कि क्या उसने हमें सक्सेसफुली रिजल्ट दिया है, पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। फिर उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब फिर जो रिजल्ट बेटा आएगा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपने जो एक्शन स्ट्रेटेजी यूज की थी यहाँ पर वो कितनी जो है वो आपको कैसा रिजल्ट देकर आई है, ठीक है। इसलिए प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये आपके एक्शन रिसर्च के जो है वो साइकिल होती है, साइकिल नेचर। योजना बनाना, कार्य करना, अवलोकन करना और चिंतन करना, हिंदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेलीफोन मॉडल ऑफ अ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोग बात करते हो ना टेलीफोन से, टेलीफोन का मतलब जो आपकी लैंडलाइन होती थी पुराने जमाने में, सबसे पहले जब टेलीफोन आता था तो बड़ा शौक हुआ करता था उस टाइम पे कि हम ही उठाएंगे सबसे पहले, है ना, मतलब फोन।
तो ये टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले डेवलप्ड कौन से एरिया में होता है? देखो, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी है, डिस्पर्सन थ्योरी है, मिनिमल इफेक्ट है, इन्फॉर्मेशन है। टेक्नोलॉजी में तो टेलीफोन नहीं है, अब तो आप लोग सीधे स्मार्टफोन्स पे आ गए हो, एंड्रॉइड पे आ गए हो, तो अभी वो वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत पुराना जमाना है। ठीक है। संचार का टेलीफोन मॉडल सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी होने वाली है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्यों होने वाली है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, टेलीफोन से जब पहले लोग बात करा करते थे तो ये सेंडर और रिसीवर की चीजें हुआ करती थी कि सेंडर क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है या क्या इन्फॉर्म करना चाह रहा है रिसीवर तक, यहाँ तक ही लिमिटेड रहता था टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अब अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, अब तो आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, अब तो आप कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हो, एक के साथ 50 लोगों के साथ बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, अभी वाली चीज नहीं है। टेलीफोन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही होता था कि भाई सेंडर क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है रिसीवर तक। ठीक है। इसीलिए जो टेलीफोन मॉडल कम्युनिकेशन था वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी के टाइम पे क्षेत्र पे विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, यानी सूचना सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? एनजीआरआई, आपका हायर एजुकेशन का यह क्वेश्चन है, सब मिक्स है इसके अंदर। ठीक है। तो नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर। कहाँ पर है एनजीआरआई लोकेटेड आपका? नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये मैम हैदराबाद के अंदर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। ठीक है। सारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके लोकेशन याद करके जाएगा, मैच द कॉलम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन लॉजिक से। अली नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, अलाइव है यहाँ पर। क्या है मैम? अलाइव, जीवित, अलाइव। ठीक है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का। ये है अलाइव, जीवित। ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अलाइव इज इधर इन द हिज हाउस और एल्सवेयर। देखो यहाँ पे दो नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एक तो है यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस का यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देवदत्त, ठीक है, अलाइव है, जीवित है, या तो वो अपने घर में है, इधर इन हिज हाउस और एल्सवेयर, या तो अपने घर पे मिलेगा भाई हमें देवदत्त, या तो कहीं अगर घर पे नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। भाई ये तो होता है, अगर आप अपने फ्रेंड को ढूंढने जाते हो कहीं तो आप कहते हो या तो वो अपने घर पे होगा, घर नहीं होगा तो कहीं और होगा। ठीक है। तो वही बोला गया है, अलाइव देवदत्त इज नॉट इन हिज हाउस, अगर वो अपने घर पे नहीं मिला, देयरफॉर अलाइव देवदत्त इज एल्सवेयर, अगर वो अपने घर पे नहीं है तो यानी वो कहीं और है। ठीक है। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो इसको बोला गया है कि ये कौन सा आपका परसेप्शन है, कंपैरिजन है, वर्बल टेस्टिमनी है, या अर्थपट्टी इम्प्लीकेशन है? अच्छा एक बात बताइए, परसेप्शन तो आपका नजरिया होता है, तो ये तो आपका ही अपना नजरिया ही नहीं है। कंपेयर तो आप किसी को कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। भाई आपने यही तो बोला है कि जो देवदत्त है या तो अपने घर पे होगा या तो वो कहीं और होगा। फिर आप कहते हैं कि घर पे तो है नहीं वो अपने। ठीक है, घर पे तो नहीं है तो कहीं और होगा, ये तो कॉमन सी सेंस है। आपने यहाँ पे क्या मारा? गैस मारा। ठीक है, गैसिंग यहाँ पे काम आ रही है। ठीक है, तुक्का लगाया आपने, जैसे आप लोग लगाते हो ना कि बड़ा अंदाजा आप लोग लगाते हो, वो अंदाजे वाली बात है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर वो अपने घर पे नहीं मिला है, अगर आप गए उसके घर पे, आपने देखा देवदत्त इज नॉट इन द हाउस, तो आप कहोगे भाई घर पे नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लीकेशन, यानी अर्थपट्टी। अर्थपट्टी का सिंपल सा मतलब याद रखना, जहाँ पे गैस लगाना पड़ जाए, का एक एब्सेंट होना दूसरे की जगह प्रेजेंस होना बताता है कि अगर ए बार में नहीं है तो बी बार में होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? यानी आपका एक एब्सेंट रहेगा और एक प्रेजेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि या तो वो स्कूल होगा या तो अपने घर पे होगा, अब आप देखा स्कूल में तो है नहीं, तो यानी अपने घर पे होगा। तो यानी एक चीज का एब्सेंस होना दूसरी चीज का प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मैम? यहाँ पे हम गैसिंग कर रहे हैं, सिंपल सा अर्थपट्टी इसी से याद रखिएगा। इम्प्लीकेशन का मतलब है गैसिंग करना। ठीक है, क्या करना? गैसिंग करना, इसको इसी से याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है? अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो मैम अनट्रीटेड सीवेज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन?
ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन? जाओ तो। हम्म, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले it increases the workload on student by taking the multiple test. It replaces marks with grades. It evaluates every aspect of student. It helps in reducing examination phobia. हिंदी में भी देख लो प्लीज। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। कोई नॉक कर रहा था। कोई खटखट रहा था। नहीं नहीं नहीं। चलिए, हो गया हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सीसी कंप्रहेंशन जो है, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, ये सबसे पहली बात तो इंक्रीजेस द वर्कलोड नहीं भाई। बच्चों के सर पे बोझ कम बढ़ाना थोड़ी ना है, कम ही तो करना है, उसके लिए सीसीई आया है। ये नहीं कि बच्चों का वर्कलोड ही बढ़ा दिया, तो मैम ये तो रॉन्ग हो गया। इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, बिल्कुल ये करेक्ट है। इन्होंने क्या किया कि मार्क्स को ग्रेड में चेंज कर दिया, ताकि कोई कॉम्पिटिटिव चीजें ना हो, कोई इंफीरियरिटी ना हो बच्चों के अंदर, ठीक है। इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ये हर एस्पेक्ट्स को देखता है स्टूडेंट के। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एग्जामिनेशन फोबिया, बिल्कुल करेक्ट है। जिनको भी एग्जाम से नर्वसनेस होती है, बहुत सारी एंजाइटी होती है, वो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। सो आपका बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ, संचार भागीदारों का चुनाव किन कारकों से प्रभावित होता है? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, यूटिलिटी, सिक्रेसी, डिसोनेंस, सिक्रेसी, डिसोनेंस, डिसेप्शन, डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस और डिवियंसेस। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी दिया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी अगर कम्युनिकेशन होता है तो किन किन चीजों से फैक्टर, किन किन फैक्टर्स की वजह से कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्पेस। आप जिससे बेटा ज्यादा क्लोज होंगे, आप उसी से तो खुल के बात कर सकते हो ना। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। अभी बाहर के कोई अंकल आंटी आ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, हम लोग जैसे लोग कोई आ जाए तो हम लोग दूसरे कमरे में भाग जाते हैं, ठीक है। यही होता है ना सबके साथ, कि अगर कोई घर पे गेस्ट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जाके दूसरे कमरे में जाके छुप जाते हैं। फिर अचानक से जब बोलते हैं आपके बच्चे कहाँ है, तो पेरेंट्स बोल देते हैं "अरे, घर पे ही है, मिलवाते हैं", फिर हमें जबरदस्ती खींच खींच के उनसे मिलवाया जाता है। तो ये सबके साथ है। और वहीं अगर आपका फ्रेंड व्रेंड आ जाए तो आप बड़ी जल्दी से दरवाजा खोल के उसके साथ चाय पानी पियेंगे, है ना। तो यही चीज है प्रॉक्सिमिटी का मतलब, आप कितना क्लोज है किसी के साथ, तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर वही वाली बात है, यूटिलिटी और लोनलीनेस। देखो, ये सारे बहुत इन्फ्लुएंस फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, कि आपको कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है जब आप अकेला फील करते हो, उसके हिसाब से आप चाहते हो कि कोई ना कोई हो आपकी लाइफ में टू हुम यू कैन कम्युनिकेट। तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं जाके आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस यहाँ पर जो है वो आपकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी वाले, ठीक है। मिस्टेक हो सकती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्योंकि ये जैसा आया है, हाथों से तो किया नहीं जाता है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली है। अब इतना एडवांस हो गए तो उसमें थोड़ा बहुत अगर एरर आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉक्सिमिटी यानी आपका स्पेस से रिलेटेड है, कि आप किसके साथ कितना क्लोज हैं उसके हिसाब से आप कॉन्वर्सेशन करते हैं। लोनलीनेस मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप किसी से ऐसे बात कर रहे हैं, आपकी नीड है कि भाई ये अकेला है, चलो इससे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो दूसरे की फीलिंग समझ सकता है कि यार ये बहुत ही लोनली रहा है अपने लाइफ में, तो ये अनकंफर्टेबल ना हो, इसके साथ अच्छे से बात किया जाए। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि सिंपल सेटिस्फेक्शन, अगर एक दो लोग आपस में बेटा बात कर रहे हैं तो दोनों को बहुत जरूरी है कि वो दो एक दूसरे को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है ना, तो वही चीज है, सिंपल है। फर्स्ट, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी रिड्यूसेस द शब्द प्रमाण यानी वर्बल टेस्टिमनी टू इन्फ्रेंस। ऑप्शन है न्याय, वैशिष्ट, बुद्धिस्ट और मीमांसा। शास्त्रीय भारतीय दर्शन का निम्नलिखित में से कौन सा मत शब्द प्रमाण को अनुमान तक सीमित कर देता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा वो चीज पूछा गया है यहाँ पर, स्कूल ऑफ क्लासिकल फिलोसफी जो शब्द प्रमाण को बेटा इंक्लूड नहीं करता, याद रखिए ये शब्द प्रमाण को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी विच रिड्यूसेस वर्बल टेस्टिमनी, बताइए। ये सारे लर्न करके जाइएगा कौन कौन से किस किस में कितने इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ परसेप्शन और अनुमान को इंक्लूड करता है, शब्द प्रमाण को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुद्धिस्ट जो है, अगर ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, वो बुद्धिस्ट जो है वो आपका शब्द प्रमाण को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि ये स्टार्टिंग के दो इंक्लूड करता है बस, एक आपका परसेप्शन और एक आपका अनुमान। ठीक है, चलो ये आपका मैच द कॉलम आ चुका है, जो आपको इंस्टीट्यूट से लोकेशंस को मैच करना है। तो इग्नू आपको पता है सबसे पहले कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, ये तो मैम हमें मालूम है इग्नू का, बाकी तो हमें नहीं पता कहाँ है इंस्टीट्यूशन, वो आपको याद रखना है यहाँ पे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो आपकी हैदराबाद में रहेगी। ठीक है, और आपका एक बार मैं चेक कर लेती हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये लोकेशंस तो मुझे भी ढंग से याद नहीं है, बट फिर भी आप लोग गलत ना लगा दें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बट गूगल से हेल्प ले लेते हैं हम लोग लोकेशंस की। चित्रकूट है भाई ये, ठीक है। तो हाँ, सेंट्रल फॉरेन हैदराबाद है, ग्रामोदय आपका चित्रकूट के अंदर है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज आपकी धर्मशाला के अंदर है। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिए, बट गूगल ने तो मुझे यही बताया, तो ये ठीक है। इग्नू तो मुझे पता है दिल्ली में है, और हैदराबाद वाला फॉरेन एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैदराबाद है। ग्रामोदय का मैंने चेक कर लिया, चित्रकूट है, तो तिब्बतन स्टडी आपकी धर्मशाला में रहेगी। तो ए का सेकेंड था आपका, ठीक है, ए का सेकेंड है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए का सेकेंड है हैदराबाद। फॉर लैंग्वेजेस हैदराबाद रहेगी, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट है, और आपका तिब्बतन स्टडी धर्मशाला है, और आपका इग्नू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट आईज एंड ऑल्सो द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग। तो आपको बताना है यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में उस वायु प्रदूषक की पहचान करें जो मनुष्य की आंखों और श्वसन तंत्र को भी उत्तेजित करता है। ऑप्शन आर पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सरफेस ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा करेक्ट हो जाएगा, सरफेस ओजोन की वजह से ही आंखों में इरिटेशन होती है और सांस लेने में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, सरफेस ओजोन की वजह से, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका,
द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882, ऑल्सो नोन एज हंटर कमीशन, जो कि आपका सेटअप हुआ था 1882 के अंदर, उसका उद्देश्य क्या था ये बताना है आपको हंटर कमीशन का। प्रमोट वुमेन एजुकेशन, रिवाइज द एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसीज, एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज इन एवरी स्टेट और इंट्रोड्यूस द प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882, known as Hunter Commission, was set up to 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? ठीक है ना। तो हंटर एजुकेशन, एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, हंटर एजुकेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आपको इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देने, बट ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। जैसे सारे जो थे वो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए और वुमेन एजुकेशन के लिए ही ज्यादातर जो है वो आए हुए हैं, मतलब जितना बनाया गया है। ठीक है। तो वो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका स्टेप यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं था, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं था। ये सिर्फ एजुकेशन को रिव्यू या रिवाइज करने के लिए ही ज्यादा आया था, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ प्राइमरी नहीं था भाई, इंट्रोड्यूस प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए आया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो मौजूद एजुकेशन पॉलिसी थी उनको रिवाइज करना था इसको, ठीक है। बदलाव लाना, जो पॉलिसीज बनी हुई है उनमें चेंजेस लाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है रिसर्च का क्वेश्चन है। A research intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be the most appropriate? Historical, descriptive, experimental, ex post facto. एक शोध प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेपों के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो कौन सी इसमें यहाँ पे बोला गया है, कौन सी जो शोध पद्धति है सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? देखो, इसका जो आंसर होने वाला है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी जो चीज हो चुकी है उसके बारे में अब कॉज का पता लगाना। सीआईडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। सीआईडी सब देखते होंगे भाई, ठीक है। सीआईडी में क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एसीबी प्रद्युमन जब डेथ के बाद ही तो आके चेक करते हैं ना कि इसकी डेथ कैसे हुई, क्लू चेक करते हैं, इसकी डेथ ऐसे हुई होगी वैसे हुई होगी। ये थोड़ी ना कि डेड बॉडी से पहले ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब फैक्ट हो चुका है, जब फैक्ट हो चुका है तो उसके कॉज का पता लगाना कि क्या रीजन था जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। तो एसीबी प्रद्युमन जो है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी आफ्टर द फैक्ट वो आकर पता लगाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यही चीज बोली गई इसके अंदर भी, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो इसके अंदर आपका आएगा। कि अब आपको ये देखना है कि इस चीज का, अब तो ये चीज हो चुकी है ना, जो चीज हो चुकी है उसके कारण को पता लगाना, एक्स पोस्ट फैक्टो का यहाँ पर मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्योत्तर विधि आप यहाँ पे लगाएंगे हिंदी में। चलिए, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पुराने से लेके सबसे नया। साइन, सिंबल, कोड, कलर, सिंबल, कोड, साइन, कलर्स, कलर, साइन, कोड, सिंबल्स और कोड्स, कलर, सिंबल, साइंस। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है साइन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले ना साइन के थ्रू लोग जाया करते थे, आपने देखा होगा ना बहुत पुराने टाइम में एरो बने हुए होते थे, तो इस तरफ जाना है, राइट की तरफ एरो है, इस तरफ जाना है, साइन सबसे पहले यूज किए जाते थे। फिर सिंबल्स आए, ठीक है, जैसे झंडे आपने देखे होंगे ना, फ्लैग आने लगे, इस राज्य के हैं तो इसका फ्लैग रहेगा, सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन था। फिर आने लगे कोड्स, कोड्स जैसे आपके ट्रैफिक रूल्स के होते हैं ना, ग्रीन व्हाइट या ड्रेस कोड होता है, ये थोड़ा लेटेस्ट आ गया। फिर आने लगे कलर्स, ठीक है, रंग, रंगों से, जैसे रेड फॉर डेंजर, ऑरेंज अलर्ट। अभी आपने देखा होगा ना, मौसम हमेशा कलर से ही आपको बताया जाता है टीवी पे कि रेड अलर्ट हो गया, यानी अब तो बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है, ऑरेंज है, ठीक, मतलब हाँ डेंजर है।
फिर आता है येलो, अभी थोड़ा कम है, 50-50 है ना। इसी तरह से तो आप लोगों को मौसम बताए जाते हैं आजकल न्यूज में, कि रेड अलर्ट जारी हो गया है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो हो गया है। तो ये सारी चीजें अभी लेटेस्ट चल रही हैं कलर्स के थ्रू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। चलो, द नेक्स्ट है द इनहेरेंट कॉज ऑफ इंडियन फिलोसफी करस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द कॉजेस गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कौन सा भारतीय दर्शन का समन्वयीकरण अरस्तु द्वारा दिए गए कारणों, एरिस्टोटल द्वारा दिए गए किन कारणों में से मेल खाता है? मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट एंड फाइनल। एरिस्टोटल इज ऑलवेज नोन फॉर मटेरियल कॉज। ठीक है, मटेरियल कॉज। सपोज करिए कि अगर एक पॉट बना हुआ है मिट्टी का, किसका मैम? मिट्टी का। तो वो ये बोलता है कि भाई मिट्टी ही मटेरियल है ना, क्योंकि मिट्टी से ही तो आप बना पाए हो। भाई मिट्टी से ही, क्ले से ही तो आप पॉट बना पाए हो, तो क्ले जो है वो आपका मटेरियल है। इसीलिए जो है एरिस्टोटल वो मटेरियल कॉज यहाँ पर जो है वो बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूजीसी टू प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑप्शन है स्वयं, एनएडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और स्टडी इन इंडिया। बताइए, हिंदी में भी है, देख लीजिए। चलिए, तो आंसर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, इसी की वजह से यही जो इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें स्टूडेंट अर्न करते हैं, अपने क्रेडिट्स स्टोर करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं वो लोग, अब इंस्टीट्यूशन में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। क्रेडिट स्टोर करके रखते हैं, फिर वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, सारा प्रोसेस है जो आपने पढ़ा होगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ऑर्डर ऑफ देयर सोर्सेस इन द पावर सेक्टर इन इंडिया। तो ये तो रटा रटा क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है वो आपकी थर्मल है, फिर आपकी हाइड्रो है, फिर आपकी न्यूक्लियर है, फिर आपकी विंड एनर्जी है। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड। ऑप्शन नंबर बी। ये तो देखो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। चलिए, अगेन जो है वो आपके यहाँ पर आ गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे हेतु, प्रतिजना, निगमा, उदाहरण दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रतिजना की, प्रतिजना मानी जो जैसा स्टेटमेंट है वैसा, जो जैसा स्टेटमेंट है भाई वो वैसा ही आप दे दो। यानी देयर इज अ फायर ऑन द हिल। हिल मतलब आग लगी हुई है, पहाड़ पे क्या लगा हुआ है? आग लगी हुई है। एक सिंपल स्टेटमेंट बताया, कोई घुमाना नहीं, कोई फिराना नहीं है। एक सिंपल स्टेटमेंट बताया कि भाई पहाड़ में आग लगी हुई है। तो उसको बोलते हैं प्रतिजना, स्थापित किए जाने वाले सिद्धांत का कथन। तो आपका बी का फर्स्ट लग गया। अब मैम, हेतु, भाई आपने बता तो दिया, पर रीजन क्या है? क्या देख के बताया आपने कि आग लगी हुई है? हेतु, कारण क्या है? बिकॉज देयर इज अ स्मोक, क्योंकि वहां पर धुआं है। धुआं देख के उसने बताया कि वहां पे आग लगी है। भाई धुआं है, दिख रहा है उसको, तो लगेगा कि आग लगी है। तो ये है आपका कारण, हेतु, यानी ए का सेकंड। फिर बोलते हैं वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर इन द किचन। जैसे कि वहां पे धुआं है, ठीक है, जैसे वहां पे धुआं है तो मैंने कहा आग लगी हुई है। वैसे ही जैसे किचन में जब आग लगती है, यानी आप कंपेयर कर रहे हो किचन को हिल्स के साथ। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि भाई वजह से पहाड़ में आग लगी, जैसे किचन में आग लगती है वैसे ही। तो ये है उदाहरण, डी का थर्ड। फिर बोल रहे हैं देयर फोर देयर इज अ फायर ऑन माउंटेन। अब आपने कंफ्यूजन निकाल दिया कि इसी वजह से वहां पे आग लगी हुई है, यानी निगमना, कंक्लूजन। सो आपका सी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। यहाँ पे एक मिसिंग और है, उपन्यान। ठीक है, उपन्यान तो वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नहीं तो ये 5 होते हैं पूरे, याद रखना। एक यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 4 के साथ मैच करना है। चलिए, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में कितना ईमेल अटैचमेंट साइज होता है? 25 MB होता है। ठीक है, 25 MB, 25 MB। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ रोल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? तो फोटोकेमिकल स्मॉग के में कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, बस ये आपको बताना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, सनलाइट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। हिंदी में भी दिया हुआ है। और एक याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग को समर स्मॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर स्मॉग या फिर लॉस एंजलिस स्मॉग। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग को समर स्मॉग भी, क्योंकि ये गर्मी के टाइम होती है, ठीक है। और इसको एलए, क्योंकि लॉस एंजलिस के नाम से ये इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी तीन चीजें होती हैं बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वीओसीज होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनाइज कंपाउंड्स, और आपका सनलाइट होता है। सो ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वीओसीज, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ये तीन गैस याद कर लीजिएगा। तीन, दो गैस है, एक आपका सनलाइट है, बस। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। और इससे ज्यादा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसको समर स्मॉग, एलए स्मॉग बोला जाता है। और इसके अंदर की गैस, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है बाहर, ठीक है। चलिए, इन विच टीचिंग मैथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव? यानी ऐसा कौन सा टीचिंग मैथड है या किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को सबसे ज्यादा माना जाता है? तो अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व है, टीचर का इतना रोल नहीं है, बच्चा खुद से सब कुछ करता है। तो डिस्कशन मैथड है, बज सेशन मैथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मैथड है? बताइए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। उसमें आप खुद से मटेरियल लेकर आते हो, खुद से प्रोजेक्ट बनाते हो, खुद से दिमाग लगाते हो। तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो होता है वो आपके परियोजना विधि के अंदर होता है, यानी प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है, द कोर एलिमेंट ऑफ डिजर्टेशन आर। डिजर्टेशन जो बनाया जाता है, उसके शोध प्रबंध जो होता है, उसके आपको मुख्य एलिमेंट्स यानी मुख्य तत्व बताने हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, एक प्रोसेस है, समझ लीजिए रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसेस है। आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, उसका प्रोसेस क्या है? तो मैम सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च की मैथडोलॉजी है, फिर रिजल्ट है और डिस्कशन है, लास्ट के अंदर आता है कंक्लूजन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले भी देख लीजिए। परिचय, फिर साहित्य समीक्षा, फिर अनुसंधान क्रियाविधि, फिर परिणाम चर्चा और निष्कर्ष। ये आपकी शोध प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एस कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, टेलीशॉपिंग, सॉरी इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोन। अगर आप इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट, इंटरैक्टिव, डेवलपमेंट या फिर कम्युनिटेरियन? तो मैम जब हम किसी से इंटरनेट पे बात करते हैं तो इंटरेक्शन होता है, इसे बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसे मीडिया के माध्यम से जो हम माध्यम से जो संचार करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरैक्शन या इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। इनमें से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच रिप्रेजेंट द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है? इसका आंसर आने वाला है आपका फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसका आंसर आपका लगा लीजिए फिशेस,
यानी फिशरीज, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर, ये कॉम्बिनेशन होते हैं जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे अच्छी तरीके से क्या करते हैं मैम, सबसे अच्छे तरीके से ये लोग जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिशेस जो होती है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होती है। फिश पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस भी खुद होती है और रेप्लेनिश भी अपने आप खुद हो जाती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल्स भी इसी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करके आप दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हो, फर्टाइल को, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल्स वगैरह होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर है, कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और नेचुरली क्या हो जाता है, रेप्लेनिश भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप ये लोग रिन्यू हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना, बहुत प्रोसेस होते हैं इन लोगों के। According to the WHO standards for drinking water quality, the concentration of arsenic should not exceed। तो आपके WHO के अकॉर्डिंग जो पानी पीने वाला पानी जो होता है बेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आर्सेनिक उसके अंदर है कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये तो आपको पता होगा, तो ठीक है 10 माइक्रोग्राम लीटर -1, ये जो आपका दिया हुआ है 10। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इससे ज्यादा जो है लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी के अंदर, नहीं तो वो डेंजर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच द कॉलम करना है। इसमें यूनिवर्सल बॉडीज है, एजुकेशनल बॉडीज है, और उसके ईयर्स याद करके जरूर जाइएगा। यूजीसी जो है वो आपका 1956 के अंदर आया था, बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट के साथ ही है। एआईसीटी आपका 1987 में आया था, और एनसीटीई आपका 1995 में आया था, और एनबीए आपका 1994 में आया था। यानी जैसा एज इट इज दिया हुआ है वही राइट आंसर है। ठीक है, डेट सारी याद कर लीजिएगा, डेट से क्वेश्चन जरूर आएंगे, 110% लिख लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सबसे पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर। ये आपको प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, इनकी डेट पूछी गई है, कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे बाद में आया था। तो चलिए बताइए। और ये जितने भी प्रोटोकॉल दिए ना इनको डिटेल में पढ़ के जाना सारे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। पेरिस एग्रीमेंट आपका कब आया था, अपने आप डेट याद करिए, डेट, और इसके अंदर का भी पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है डेट डेट याद करने से। 2015 में आया था आपका, अपने आप फिर आप लगा लोगे इसको, सीक्वेंस में डेट होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1989। ठीक है, फिर आपके सारे याद कर लीजिएगा प्लीज आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। कोटो प्रोटोकॉल तो 1997 में आया था। अब अपने आप अरेंज हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया था, मॉन्ट्रियल था ना सबसे पहले क्या। फिर है आपका रियो समिट, जो आपका 1992 में आया था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप लगा दो, सबसे पहले नंबर पे है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटा, फिर उसके बाद रियो समिट है 1992 पे, फिर उसके बाद है आपका कोटो प्रोटोकॉल, फिर लास्ट का है आपका पेरिस एग्रीमेंट, यानी सबसे लेटेस्ट की बात करें तो। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में था, मॉन्ट्रियल 1989 में है, कोटो प्रोटोकॉल 1997 है, और रियो समिट 1992 है। अब इसको आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है, यानी सरफेस ओजोन को मापने के लिए कौन सा यूनिट नहीं है। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये तो रहेगा, नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, डॉप्सन यूनिट, या फिर पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए डॉप्सन यूनिट जो है वो मेजरमेंट नहीं है, सरफेस ओजोन का यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्रोमियम एज अ कंटामिनेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लेवल कॉसेस। अगर पीने के पानी में क्रोमियम की संदूषक के रूप में स्वीकार्य स्तर से अधिक मात्रा का कारण है, यानी अगर ज्यादा क्रोमियम आ जाए, कोई लिमिट से ज्यादा अगर क्रोमियम आपके पानी में आ जाए, तो इससे आपको लीवर किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है,
मगर इसमें ऑप्शन लीवर किडनी की जगह बेटा अगर आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता, ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन नर्वस सिस्टम, तो आप सबसे पहले वो टिक लगाते। लेकिन यहाँ पे डर्मल और नर्वस साथ में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए लीवर किडनी पर प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना होकर आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम दिया होता तो आप उस पर टिक लगाते। चलिए, नोइंग द सेल्फ नोज ऑब्जेक्ट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंद्रिया इज प्रूव्ड बाय। स्वयं को जानने के लिए इंद्रियों की सहायता से वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों का अस्तित्व किसके द्वारा सिद्ध होता है? शब्द प्रमाण, अर्थपट्टी, उपमान या फिर अनुमान प्रमाण? अच्छा, आप अपने इंद्रियों से यानी अपने सेंस ऑर्गन से क्या लगाते हो बताओ? बहुत दिमाग चलता है ना लोगों का कि मुझे ये लग रहा है ना? क्या लगाते हो बताओ? प्रायर नॉलेज की बेसिस की वजह से, ठीक है ना, तो उस पे क्या आप कौन सा यहाँ पर यूज करते हो बताओ? शब्द प्रमाण तो सेंसस का यूज है ही नहीं। अर्थपट्टी तो मैंने आपको बोला था, एक का प्रेजेंस दूसरा एब्सेंट, यानी आप गेसिंग करते हो उसमें। उपमान में आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है। उपमान में तो कंपैरिजन करते हो, तो अनुमान ही तो लगाया जाता है सेंसस के थ्रू। अनुमान नहीं लगाते हो आज बारिश होने वाली, बादल देखकर क्या लगाते हो? अनुमान, यानी प्रायर नॉलेज से। प्रायर नॉलेज, पहला थोड़ा सा कुछ देख कर अनुमान लगाना। अगर आपने काले बादल बेटा देखे हैं तो आप कहोगे बारिश होने वाली है, ठीक है। अगर आपके घर में किसी के फुटप्रिंट है तो आपको लगेगा कि कोई आया है, ठीक है, चप्पलों के निशान है तो कोई आया था घर में। तो यानी प्रायर नॉलेज से अगर आप कोई भी अनुमान लगाते हो तो उसे अनुमान प्रमाण बोला जाता है। फिर इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। भारत में हाल ही में शुरू किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पर्टिकुलर मैटर, ओजोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन से गैस इंक्लूड होते हैं वो लर्न करिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल? यानी हम रैंक नहीं कर सकते, कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो? तो ऑब्वियसली सी बात है नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल के अंदर सिर्फ कैटेगरी जो है वो आती है। बाकी ऑर्डिनल के अंदर रैंकिंग आता है, इंटरवल के अंदर जो है जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ऊपर वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स आते जाएंगे, तो नॉमिनल सबसे नंबर वन पे आता है। इसीलिए इसके अंदर सिर्फ खाली आपकी कैटेगरीज की ही क्वालिटीज होती है और नहीं होता कुछ भी, ठीक है। सो नॉमिनल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर कॉज्ड बाय पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स? यानी अगर शब्द के अंदर कुछ खराबी की वजह से वो कौन सा बैरियर होता है कम्युनिकेशन में? शब्दों की खराब समझ। तो इसका आंसर होने वाला है आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक जो होता है ना, याद रखिएगा, सिर्फ वर्ड्स से मतलब रखिएगा। अगर वर्ड्स के अंदर कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, चाहे तो आपको बड़े हाई फाई वर्ड्स दे दिए जाए आप समझ ना पाओ, या तो खराब वर्ड्स दे दिए हो जिससे आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर वर्ड्स के अंदर किसी भी तरीके का हेरा फेरी है शब्दों में, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। यही इसका कीवर्ड है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन द बिहेवियर। दिस विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस या फिर क्राइटेरिया। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखो, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है। यानी एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट की परफॉर्म को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, उसने एक वेलनेस लाइफस्टाइल का एक स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया था, उससे कंपेयर कर रहा है। तो देखो, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर देना। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे आपको बताऊं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही किसी बच्चे को। आप लाइसेंस वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी मैंने राउंड राउंड कुछ बना दिया है, ठीक है, स्कूटी का जिसको भी लाइसेंस चाहिए, अगर उसने ये क्रॉस कर लिया तो उसको स्कूटी स्कूटी का या टू व्हीकल का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी मैंने एक स्टैंडर्ड कर दिया है, जो भी इसको पास करेगा उसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ बोली गई है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से बच्चों को कंपेयर करना, किसी और बच्चों के साथ नहीं। नेक्स्ट इवेंट, टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रिफर्स टू सेम वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। यानी अगर आप सपोज करिए मैंने कोई लाइन लिखी यहाँ पे और वही सेम चीज मुझे दोबारा भी यही लिखनी है, तो मैं वहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करूंगी मैम? IBID वाला, एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पे मैं पूरी से पूरा जगह लिखने की जगह मैं लिख दूंगी IBID सेकंड वाले पेज पे, सेकंड वाली लाइन पे। अगर मैंने फर्स्ट लाइन पे कुछ लिखा और उसी को भी मुझे सेम रिपीट करना है सेम प्लेस पे, तो IBID यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है, पूरा लिखने की जगह। IBID का मतलब होता है सेम, एट द सेम प्लेस। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग। एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग का सबसे बेसिक रूल्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले एपीए स्टाइल में इन्वर्ट होता है ऑथर्स का नेम, यानी लास्ट नेम फर्स्ट होता है। फिर इटैलिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक एंड जर्नल, और अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट होती है। तो बी सी डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एपीए एमएलए स्टाइल फॉर्मेट याद करके जाइएगा, हिंदी में भी देख लीजिए प्लीज। चलिए, द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। इसकी स्टोरेज की हायरार्की बतानी है आपको, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले क्या आता है? बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस। बताइए। हाँ, तो बहुत देर लगाई तूने। कोई काम है? ठीक है, सबसे तो बहुत इजी है। सबसे पहले बिट आएगा बेटा, फिर बाइट आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल है, फिर डेटाबेस है। ऑप्शन नंबर वन। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020, व्हाट इज द पर्पस टारगेट फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035? 2035 तक एनईपी 20 ने बोला था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो जाएगा। सो ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। सो 50% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% टारगेट रहेगा। चलिए, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर करी जाती है? बॉड, बीपीएस, एमआईपीएस या फिर गीगाहर्ट्ज? तो वैसे जो है वो हर्ट्ज में ही की जाती है, चाहे वो मेगा हो चाहे गीगा हो, बट जो आंसर होगा वो आपका गीगाहर्ट्ज होगा, क्योंकि हर्ट्ज के अंदर ही जो है वो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज डिवाइस इज अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम ऑफ इट्स लोकेशन इज नोन एज। इसका आंसर सबसे पहले बता देती हूँ आपको, रैंडम एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहाँ पे दो एक्सेस होते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये नंबर्स हैं, समझ लीजिए कुछ भी फाइल्स हैं यहाँ पे। अगर आपको बेटा 1 से 5 पे जाना है सीधे, तो आप रैंडम एक्सेस के थ्रू सेम टाइम पे जा सकते हो 1 से 5 पर। लेकिन सिक्वेंशियल में क्या होता है, आप नहीं जा सकते। पहले आप 1 को 2 के पास जाओगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे, फिर 5 पे जाओगे। उसे बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। आप एक फाइल से डायरेक्टली 5वें नंबर फाइल पे नहीं जा सकते। आप जाओगे तो आपको पूरा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब भी आप रूम में पहुंचोगे। लेकिन जो रैंडम एक्सेस होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली आपको फर्स्ट सीढ़ी से आपके रूम तक पहुंचा सकता है। बस इतना याद रखिएगा, इनका डिफरेंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। ये हिंदी के लिए है। देखो, सबसे पहले है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2015। बिल्कुल करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था, जो पहले एमएचआरडी था। ठीक है, इट इंक्लूड रैंकिंग बेस्ड ऑन ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस। नहीं बेटा, ये सिर्फ खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस में नहीं, ये आपके बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम करता है, जो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, इट इवेल्युएट इंस्टीट्यूशन ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, जैसे टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज। बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने बोला ना, सिर्फ एकेडमिक नहीं, बाकी सारी चीजें भी दिखता है। इट कवर्स ओनली यूनिवर्सिटीज एंड नॉट कॉलेज। नहीं, गलत, दोनों चीजें कवर करता है, यूनिवर्सिटी भी करता है मैम और कॉलेज भी करता है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा सही हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। अब मैंने बोला ना मल्टीपल, याद रखिएगा TLR। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म इसको याद ही ऐसे करना है, TLR। ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा RP, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, RP। ये याद रखिएगा कि इसके 4 पैरामीटर्स हैं। फिर उसके बाद आएगा मैम गो, ग्रेजुएशन आउटकम्स। लिखते जाइए साथ में, ग्रेजुएशन आउटकम्स। फिर आएगा आपका आउटरीच एंड इनकल्सिविटी, OI, आउटरीच एंड इनकल्सिविटी।
फिर आएगा आपका परसेप्शन, PR। तो ये 5 पैरामीटर से याद करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, फिर आपका ग्रेजुएशन आउटकम्स, फिर आउटरीच एंड इनकल्सिविटी, और फिर परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं NIRF के, याद रखिएगा, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर है, सामने सामने है। इंडियन एजुकेशन एक्ट आपका 1935 में आया था, बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये तो शायद मैंने करा दिया, चलो कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पे था, कोठारी कमीशन 1964, और चार्टर एक्ट 1813। डेट्स सारे याद रखिएगा। Which ancient university was renowned for its study of Buddhist philosophy and was patronized by King Dharmapala? कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था और जिसे राजा धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त हुआ था? विक्रमशिला इज द राइट आंसर। विक्रमशिला याद रखिएगा, किंग धर्मपाल से रिलेट कर लीजिएगा विक्रम। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। द एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू, ऑप्शंस है द रिगरर ऑफ द स्टडी, the accuracy of the procedure, the relation of the research problem with the researcher's personal life, या the extent of generalizability that the result provide। सबसे बड़ा कीवर्ड इसका यही है। अगर एक्सटर्नल आ जाए तो जनरलाइजेशन को देखिएगा, इंटरनल आ जाए तो एक्यूरेसी को देखिएगा, पहले बता दिया मैंने। इंटरनल वैलिडिटी का कीवर्ड है एक्यूरेसी, जनरलाइजेशन का वर्ड जो है वो एक्सटर्नल का है। इसका सिंपल सा मतलब है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यानी अगर आपने बेटा कोई भी फाइंडिंग्स बनाई है, आपने सपोज करिए कि आपने 100 लोग 10 लोग आपने बुलाए, ठीक है, 20 से 30 साल के, आपने एक मेडिकेशन उन पे ट्राई करी, मेडिकल टेबलेट ट्राई करी उनके ऊपर कि उनका ब्लड प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपने उनको निगरानी में रखा, उनका डाइट एक्सरसाइज सब आपने देखा, तो आपने देखा मेडिसिन काम कर रही है। लेकिन बेटा वो मेडिसिन जो है वो सब पर काम करनी चाहिए, पूरे पॉपुलेशन पर। ये काम होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी का। ये नहीं कि इन 10 पे तो काम कर गई है, लेकिन बाद में अगर जो 40 साल के उनका क्या, जो बच्चे हैं उनका क्या, ठीक है, या जो एक्सरसाइज नहीं करते उनका क्या, जिनको पहले से हेल्थ कंडीशन है उनका क्या। अगर आपकी फाइंडिंग्स जो है वो सारे पॉपुलेशन पे लागू होनी चाहिए, वही एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पे बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर जनरलाइजेशन का वर्ड यूज किया गया है। आपका रिजल्ट, आपकी जो नई रिसर्च है, फाइंडिंग्स है, वो एप्लीकेबल होनी चाहिए ऑल द पॉपुलेशन। चलिए हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द, तो इफेक्टिवनेस किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो कम्युनिकेशन की? एटीट्यूड सर्वे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट अटेंडेंस, या फिर सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ये आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। संचार की प्रभावशीलता को निम्नलिखित में से पता लगा जा सकता है: मनोवृत्ति, प्रदर्शन रिकॉर्ड, छात्रों की उपस्थिति, संचार चैनल का चयन। तो देखो यहाँ पर ABC करेक्ट हो जाएगा आपका एटीट्यूड सर्वे से, ठीक है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से, और स्टूडेंट के अटेंडेंस से आप पता लगा सकते हो कि कम्युनिकेशन जो है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ABC करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही था, काफी लॉन्ग सेशन इसलिए था क्योंकि आज मैंने काफी क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए हैं, तो पेपर 1 के, ठीक है। कॉमर्स की क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली चल ही रही हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।